नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का। इस चैप्टर की हमारी 11 क्लास कंप्लीट हो चुकी थी, या ऐसे कह सकते हैं कि 11 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा इस चैप्टर का पार्ट नंबर 12 रहेगा, तो लगातार आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी किसी धातु ऑक्साइड के उष्मीय अपचयन की संभावना में एलिंगम आरेख की क्या उपयोगिता रहती है, यानी एलिंगम आरेख की हमने विवेचना देख ली थी और एलिंगम आरेख की सीमाओं का अध्ययन भी हमने देख लिया था कि एलिंगम आरेख की क्या क्या कमियां थी। आज लगातार उसी कड़ी में हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा एलिंगम आरेख की सहायता से हेमेटाइट के अपचयन की व्याख्या, और इसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा कार्बन यानी कोक व कार्बन मोनोऑक्साइड की अपचायक प्रकृति। इन दोनों को हम एलिंगम आरेख की सहायता से समझेंगे, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। देखो, पहले हम देखेंगे कि एलिंगम आरेख की सहायता से हेमेटाइट के अपचयन की व्याख्या किस प्रकार से अपन करते हैं। यानी बात सीधी सी है कि हेमेटाइट का अपचयन किस किस के द्वारा और किस ताप पर होता है, इसका अध्ययन हम इस आज के वीडियो में करने वाले हैं, तो लगातार बने रहिए आप मेरे साथ। देखो, मैं खुद से अभिक्रियाएं लिख रहा हूं। सबसे पहले देखो, उनकी सहायता से हम हेमेटाइट का अपचयन देखेंगे। कार्बन प्लस O2, ये ठोस, ये गैस, और बनेगी CO2। दूसरी अभिक्रिया लिख रहा हूं मैं 2CO O2, ये भी गैस और ये सॉलिड स्टेट, और बनेगी 2CO, और ये भी गैस। और अब मैं हेमेटाइट की रासायनिक अभिक्रिया लिख रहा हूं। देखो, 4Fe प्लस 3O2 यानी Fe2O3, ये बना है सॉलिड, ये है गैस और ये है सॉलिड। अब देखो, हमें तो 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पर तो 3 मोल है। इसका मतलब हम इस अभिक्रिया को 1 मोल के लिए लिखेंगे। देखो, 3 मोल ऑक्सीजन के साथ 4 मोल Fe अभिक्रिया करता है, तो अपन क्या कहेंगे कि 1 मोल ऑक्सीजन के साथ 4/3 Fe अभिक्रिया करेंगे, तो 4/3 Fe प्लस अब हम लिखेंगे 1 मोल, तो ये इसकी 1 मोल के साथ अभिक्रिया मैंने लिखी है Fe2O3। इसको आप ध्यान में रखोगे, इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। और एक अभिक्रिया मैं लिख रहा हूँ 2CO प्लस O2, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी गैस अवस्था में है और ये भी गैस अवस्था में है, और 2CO2 और ये भी गैस अवस्था में। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं हेमेटाइट का अपचयन। ये मैंने कुछ अभिक्रियाएं लिखी हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। पहली है कार्बन, 1 मोल ऑक्सीजन, तो CO2 यहाँ पे बन रही है। इसमें 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल कार्बन है, तो 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के बन गए। ये मैंने लिखी है हेमेटाइट के बनने की अभिक्रिया। 4/3 Fe प्लस 1 मोल ऑक्सीजन Fe2O3, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ 1 मोल ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रही है और 2 मोल CO2 के बन रहे हैं। अब देखो, यानी आपको मेन फोकस क्या करना है, आपको मेन फोकस करना है जो हमारी समीकरण है, कौन सी, डेल G नॉट इक्वल टू डेल H नॉट माइनस T डेल S नॉट। अब इसमें हमें पता है कि डेल S तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। अब बचा यहाँ पे डेल S नोट, यानी इन अभिक्रियाओं के लिए हमें
डेल एस देखना है और उसके आधार पर हम क्या बनाएंगे, हेमेटाइट के अपचयन का एलिंघम आरेख। देखो पहले इसकी बात करते हैं अपन। अभिक्रिया से पहले ये तो ठोस अवस्था में, यानी इसकी एंट्रोपी तो ना के बराबर है, और यहाँ पर O2 का 1 मोल है, यानी गैस अवस्था में है। इसका मतलब इसकी एंट्रोपी होगी यहाँ पे, और वो भी सर्वाधिक एंट्रोपी होगी, और बन क्या रहा है, CO2 का 1 मोल, और ये भी क्या है, गैस अवस्था में। यानी अपन इसके लिए क्या कह सकते हैं, इसके लिए अपन यूँ कह सकते हैं, देखो मैं इनको क्रमांक दे रहा हूँ, इसको मैं दे दूँ फर्स्ट, इसको मैं दे दूँ सेकंड, और इसको मैं दे दूँ थर्ड, और इसको मैं दे दूँ 4। यानी फर्स्ट के लिए बात करूँ मैं, यानी इसके लिए, तो इसके लिए डेल एस का मान, डेल एस नोट का मान लगभग क्या है, अपन क्या कहेंगे, 0। यानी एंट्रोपी में परिवर्तन क्या है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डेल जी नोट में भी परिवर्तन क्या रहेगा, 0। या अपन कहेंगे कि डेल जी नोट का मान क्या रहेगा, स्थिर। यानी अपन कहेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समझ तो गए ना आप भाई। यहाँ पे 1 मोल O2 है, बन क्या रहा है, 1 मोल CO2 का, ये भी गैस अवस्था में है, ये भी, यानी जितनी एंट्रोपी अभिक्रिया से पहले थी उतनी एंट्रोपी ही अभिक्रिया के बाद में है, क्योंकि कार्बन तो यहाँ पे ठोस अवस्था में है। तो इसका मतलब हमने क्या कहा कि यहाँ पर डेल एस नोट लगभग 0 है, तो डेल जी नोट का मान क्या है, स्थिर। ये कहा हमने। अब आओ इसमें, अब बात करते हैं सेकंड की। देखो इसमें आओ, कार्बन तो ठोस अवस्था में है, O2 गैस अवस्था में है, 2 मोल किसके बन रहे हैं, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के बन रहे हैं। इसका मतलब अभिक्रिया से पहले एंट्रोपी थी, अभिक्रिया के बाद में एंट्रोपी का मान बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर तो 1 मोल है और यहाँ पे CO के 2 मोल हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर डेल एस एंट्रोपी बढ़ी है भाई, अभिक्रिया के बाद में एंट्रोपी बढ़ गई। इसका मतलब डेल एस नोट का मान क्या है, पॉजिटिव है। अब डेल एस नोट का मान पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा भाई, डेल एस नोट पॉजिटिव और यहाँ पे क्या नेगेटिव, यानी ओवरऑल अपन क्या कहेंगे कि डेल जी नोट का मान क्या आएगा, नेगेटिव। डेल जी नोट का मान क्या आएगा, नेगेटिव। ये हमने चर्चा कर ली इस अभिक्रिया के लिए। अब आते हैं हम थर्ड नंबर पे, समझना आप ध्यान से। ये हमारी 1 मोल O2 के साथ अभिक्रिया है आयरन की। ये तो ठोस अवस्था में है और ये गैस अवस्था में, इसका 1 मोल है। इसका मतलब अभिक्रिया से पहले एंट्रोपी है, यहाँ पे गैस अवस्था है। अभिक्रिया के बाद में ठोस अवस्था Fe2O3 ठोस अवस्था में होता है। इसका मतलब अभिक्रिया के बाद में एंट्रोपी घटी है। इसका मतलब डेल एस नोट का मान क्या है, डेल एस नोट का मान है नेगेटिव। यहाँ पे अपन नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव, यानी अपन क्या कहेंगे कि इसके लिए डेल जी नोट का मान क्या आएगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इस अभिक्रिया के लिए। देखो 2 मोल है, 2 मोल CO के गैस अवस्था में, 1 मोल 2 और 3 यानी 3 मोल, और तीनों गैस अवस्था में। इसका मतलब अभिक्रिया की एंट्रोपी बहुत ही ज़्यादा है। और बन क्या रहा है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के। तो 3 मोल थे, यहाँ पे 1 मोल, मतलब एंट्रोपी कम हो गई। कम हो गई तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि यहाँ पर डेल एस नोट का मान क्या है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। तो अपन क्या कहेंगे कि यहाँ पर डेल जी नोट का मान क्या आएगा, धनात्मक। ये लो, कहने का मतलब ये है कि आपको अभिक्रिया से पहले अभिक्रिया के बाद में एंट्रोपी में क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी डेल एस में परिवर्तन का पता है, तो आप आराम से इस समीकरण से आप डेल जी नोट का मान निकाल सकते हैं कि डेल जी नोट का मान पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
अब हम इसके लिए एलिंगम आरेख बना रहे हैं, तो आप ध्यान से मेरे साथ देखते चले जाएंगे। देखो इधर तो मैं क्या ले रहा हूं, O2 की डेल जी नोट, O2 की डेल जी नोट -900, -800, -700, -600, -500, -400, -300 और यहाँ पे -200। ठीक है, इधर रहेगा हमारा तापमान, जैसे ये 500 केल्विन है और यहाँ पे 1000 केल्विन, यहाँ पे 1500 केल्विन और यहाँ पे 2000 केल्विन। कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं से करते हैं स्टार्ट। पहले हम इस अभिक्रिया के लिए एलिंगम आरेख देखते हैं। देखो यहाँ पर तो डेल जी क्या है, स्थिर है, इसका मतलब इसका जो आरेख है वो आएगा, ये लो। अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया है हमारी कार्बन प्लस O2 यानी CO2। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसकी दूसरी अभिक्रिया की। इसके लिए डेल जी नोट का मान क्या आया, ऋणात्मक। इस अभिक्रिया की बात कर रहा हूं मैं, 2C + O2 यानी 2CO। अब देखो ऋणात्मक मान आ रहा है, इसका मतलब आरेख आएगा नीचे की तरफ, यानी आरेख आएगा हमारा इस प्रकार का। भाई नीचे की तरफ ही है, डेल जी का ऋणात्मक मान तो नीचे की तरफ है। अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया है 2C + O2 और क्या बन रही है 2CO2, 2CO2। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसकी। इसके लिए डेल जी का मान धनात्मक है, इसका मतलब ऊपर की ओर, किधर, ऊपर की ओर। ये लो अभिक्रिया मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो अभिक्रिया है हमारी 4/3 Fe + O2 और क्या बन रहा है Fe2O3। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इस अभिक्रिया की। इसमें भी क्या है, डेल जी नोट पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका आरेख भी, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं यहां, इस अभिक्रिया को मैं यहां लिख रहा हूं 3Fe + O2 और क्या बनेगा Fe2O3। अब देखो ये है 2CO + O2 और 2CO2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप, और ये जो ताप है, ये ताप है लगभग 1073 केल्विन। ये हमने एलिंगम आरेख बना लिया है इन चारों अभिक्रियाओं के लिए। अब हम इसको डिटेल से समझते हैं। देखो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु। और किस ताप पे है ये, 1073 केल्विन ताप के ऊपर है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम पहला पॉइंट ये कह सकते हैं कि इस आरेख में 1073 केल्विन ताप प्रतिच्छेदन बिंदु को दर्शाता है। पहला बिंदु हमारा यही है। अब इनको मैं हटा रहा हूं, देखो इनको मैं हटा रहा हूं। अब
इनसे हमें आरेख बना लिया। अब देखो, अब हम हेमेटाइट के अपचयन की डिटेल से व्याख्या करते हैं। आरेख में आपको कोई कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे अब हम कहेंगे कि आरेख में 1073 केल्विन ताप प्रतिच्छेदन बिंदु को दर्शाता है। क्या कहेंगे? पहला बिंदु हमारा ये है, आरेख में 1073 केल्विन ताप प्रतिच्छेदन बिंदु को दर्शाता है। प्रतिच्छेदन बिंदु को दर्शाता है। प्रतिच्छेदन बिंदु को दर्शाता है। अब देखो, हम इस प्रतिच्छेदन बिंदु के नीचे की बात करते हैं। पहले देखो, ये आरेख किसका है? CO का है, CO, और ये किसका है? Fe का। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि 1073 केल्विन ताप के नीचे हेमेटाइट का अपचयन CO के द्वारा होता है। भाई CO नीचे ही तो है, यही तो कहा है हमने कि नीचे वाला ऊपर वाले का अपचयन कर देता है। और इस प्रतिच्छेदन बिंदु से नीचे के ताप की बात करें हम, और प्रतिच्छेदन बिंदु पर ताप कितना? 1073 केल्विन। तो हम कह सकते हैं कि 1073 केल्विन ताप से नीचे हेमेटाइट का अपचयन CO के द्वारा होता है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे 1073 केल्विन ताप से नीचे हेमेटाइट का अपचयन CO के द्वारा होता है। CO के द्वारा होता है। देखो, इसके लिए डेल जी नोट का मान तो कम है और इसके लिए डेल जी नोट का मान अधिक है। भाई ये प्लस में है और ये ज़्यादा माइनस में है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो, डेल जी नोट Fe2O3 ये है ग्रेटर देन किससे? डेल जी नोट CO, यानी CO चेंज हो रहा है किसमें? CO2 में। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके अपचयन की जो अभिक्रिया है कि 1073 केल्विन ताप से नीचे हेमेटाइट का अपचयन CO के द्वारा होता है। अब इसके अपचयन की मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं। देखो क्या है अभिक्रिया? Fe2O3 प्लस CO, तो क्या बनेगा? 2Fe प्लस, यानी यहां पे मैं ले लूं 3CO, तो क्या बन जाएगा? 3CO2। ये इसके अपचयन की अभिक्रिया हो गई। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। ये तो बात हुई इस प्रतिच्छेदन बिंदु से नीचे। अब बात करते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु से ऊपर, यानी 1073 केल्विन ताप से ऊपर। देखो, अब इधर देखो आप, ये है आरेख किसका? हेमेटाइट का। इसकी चर्चा हमने कर ली। अब बात कर रहे हैं इसकी, यानी अब इस 1073 केल्विन ताप से ऊपर, ये तो आरेख आ गया ऊपर, ये आ गया नीचे। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि 1073 केल्विन ताप से ऊपर हेमेटाइट का अपचयन कार्बन के द्वारा होता है, क्योंकि दोनों नीचे हैं। देखो, दोनों नीचे आ रहे हैं और नीचे वाला ऊपर वाले का अपचयन कर देता है। तो हमारा अगला बिंदु क्या रहेगा? हम कहेंगे 1073 केल्विन ताप से ऊपर हेमेटाइट, क्या कहेंगे? हेमेटाइट का अपचयन
कार्बन के द्वारा होता है, कार्बन के द्वारा या कोक के द्वारा होता है, होता है। और इसके लिए भी हम क्या दिखा सकते हैं कि डेल जी नोट Fe2O3 इज ग्रेटर देन है डेल जी नोट। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। कार्बन से बन रहा है CO2, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने दिखाया है और बाद में हम इसकी बात करेंगे। तो देखो अब हम अगर इसकी अभिक्रिया लिखिए अपचयन की तो कैसे लिखेंगे, देखो Fe2O3 प्लस C कार्बन। अब हमारे पास क्या बनेगा, अब बनेगा यहाँ पे 2Fe और यहाँ पे अपन लेंगे 3, तो क्या बन जाएगा। इसकी बात करें पहले, कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन डाई ऑक्साइड, यानी अपन कह सकते हैं 3, देखो 3 ऑक्सीजन है, हमें बनाना है यहाँ पे CO2, C से CO2 और यहाँ पर भी C से क्या बन रहा है CO2। पहले हमने इसकी बात की है तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये तो अपन गर्म कर रहे हैं, Fe2O3 अपन 2 ले लें तो 6 और यहाँ पे ये लो 3CO2। देखो 6 क्या है ऑक्सीजन, 6 क्या है ऑक्सीजन, 3 कार्बन तो 3 कार्बन, ये बात तो हुई इसकी, यानी हम इसको फर्स्ट कंडीशन दे सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड कंडीशन की, सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन हमारी ये है, देखो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे डेल जी नोट Fe2O3 इज ग्रेटर देन है डेल जी C से CO2। देखो यानी यहां पर है ना, यहां पे 2CO यहां पे बनेगा, ये CO2 नहीं है, ये CO है, थोड़ा सा हमने मिस कर दिया, यहां पे क्या है ये CO ही है। देखो पहली अभिक्रिया हमारी थी कार्बन प्लस O2 की तो CO2, दूसरी हमारी अभिक्रिया थी कार्बन प्लस O2 की यानी 2CO, यानी यहां पे क्या आएगा ये CO ही है सिर्फ, ठीक है। तो देखो 3CO यहाँ पे 3CO बनेंगे, CO2 नहीं बनेगा। और अब ले रहे हैं हम इस अभिक्रिया को, देखो यानी C से क्या बन रहा है CO2, अब कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे पहले हमने ये अभिक्रिया ली है, हमने क्या कहा है कि 1000 केल्विन ताप से ऊपर हेमेटाइट का अपचयन कार्बन के द्वारा होता है। कार्बन की हमारे पास 2 कंडीशन है, पहले ये कंडीशन लिए मैंने, देखो कि डेल जी नोट Fe2O3 ग्रेटर देन है किससे, डेल जी नोट CO से। इसकी हमने क्या दिखाई, अपचयन अभिक्रिया, ये रही इसकी अपचयन अभिक्रिया। अब सेकंड लिए मैंने कंडीशन कौन सी, ये C से यानी कार्बन से कार्बन डाई ऑक्साइड बन रहा है, और इसकी अपचयन अभिक्रिया अब लिख रहा हूं मैं, देखो क्या बनेगी Fe2O3 2 ले लूं मैं और 3 कार्बन, तो देखो 4 तो क्या बनेगा Fe और प्लस 3CO2। अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। कार्बन की ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन है।
अब देखो इधर तो क्या है, इधर तो है O2 की डेल जी नॉट, और किस में है, किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में। इधर है हमारा तापक्रम, इधर हमारा तापक्रम है। अब देखो हमने एलिंगम आरेख की सहायता से हेमेटाइट के अपचयन की व्याख्या की है। मैं आपको वापस से रिवाइज करवा रहा हूं। देखो पहला पॉइंट हमारा क्या था कि आरेख में 1073 केल्विन ताप प्रतिच्छेदन बिंदु को दर्शाता है, ये रहा, ये प्रतिच्छेदन बिंदु को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया कि 1073 केल्विन ताप से नीचे हेमेटाइट का अपचयन CO के द्वारा होता है। तो देख सकते हो ये CO का आरेख है, ये नीचे है, ये हेमेटाइट का क्या है, आरेख है। तो ये CO इसका अपचयन कर देगा। तो हमने ये लिखा है कि डेल जी नोट ग्रेटर है, डेल जी नोट किससे, CO2 से। ये हमने इसके अपचयन की अभिक्रिया लिखी है। देखो ये है यहां पे CO और अब CO2, थोड़ा सा हमने मिस कर दिया था, यानी CO का एक अणु है और यहां पे CO CO2 3CO2। देखो CO से क्या बन रहा है, CO2, 3CO यहाँ पे, और 3 और 3 6। मैंने क्या कहा कि 1073 केल्विन ताप से ऊपर, यानी इस ताप से ऊपर की बात कर रहे हैं हम, हेमेटाइट का अपचयन कार्बन के द्वारा होता है। कार्बन कह सकते हैं या कोक कह सकते हैं। आरेख में साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये आरेख तो किसका है, हेमेटाइट का, इससे नीचे हैं दोनों कार्बन के। तो दो कंडीशन लिए मैंने। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये डेल जी नोट है हेमेटाइट की, ये ग्रेटर देन है किससे, डेल जी नोट C और CO से। देख सकते हो आप भाई, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन दोनों आरेख से ऊपर आरेख है तो इसकी डेल जी नोट अधिक है इन दोनों की तुलना में। तो ये लिखा है मैंने कि डेल जी नोट Fe2 ग्रेटर देन है डेल जी कार्बन मोनोऑक्साइड से। ये इसके अपचयन की मैंने क्या लिखी है, अभिक्रिया। दूसरी स्थिति मैंने क्या ली, यानी पहली स्थिति मैंने ली है कार्बन से CO की और दूसरी कार्बन से CO2 की। तो ये लिखा है मैंने कि डेल जी नोट Fe2 ग्रेटर देन डेल जी नोट कार्बन CO2। भाई पूरी अभिक्रिया नहीं लिख के मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया कि कार्बन से CO2 बन रहा है, और ये इसकी क्या है, अपचयन की अभिक्रिया। तो अब आपके माइंड में इस हेमेटाइट के अपचयन के संबंध में आपको कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। हमने एलिंगम आरेख से हेमेटाइट का अपचयन देख लिया है कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर ताप कितना है, 1073 केल्विन। प्रतिच्छेदन बिंदु से नीचे अपन कह सकते हैं कि 1073 केल्विन ताप से नीचे तो हेमेटाइट का अपचयन होता है किसके द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, और 1073 केल्विन ताप से ऊपर हेमेटाइट का अपचयन होता है कार्बन के द्वारा। कार्बन की दोनों स्थिति मैंने आपको समझा दी है। ये हमारा आरेख है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, एलिंगम आरेख की सहायता से हेमेटाइट के अपचयन की व्याख्या। अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड की अपचायक प्रकृति, की अपचायक प्रकृति। तो बने रहिए आप लगातार। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड की
अपचायक प्रकृति, और इसकी अपचायक प्रकृति को भी हम एलिंगम आरेख की सहायता से समझेंगे। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? कार्बन यानी कोक व कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी अपन कहेंगे कार्बन, या हम कह सकते हैं कोक व कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की अपचायक प्रवृत्ति या अपचायक प्रकृति, की अपचायक प्रकृति, की अपचायक प्रकृति। ये लो, सबसे पहले हम अभिक्रियाओं की बात करते हैं। देखो, पहली अभिक्रिया हमारी है कार्बन O2 का 1 मोल, ये है सॉलिड स्टेट, ये है गैसियस स्टेट, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस स्टेट। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। फिर ले रहा हूँ मैं दूसरी अभिक्रिया ले रहा हूँ मैं, कार्बन प्लस O2। देखो, ये सॉलिड स्टेट, ये गैसियस स्टेट। मैं ले लूँ यहाँ पे 2 कार्बन, तो क्या बन जाएगा? 2CO, और ये भी है गैसियस स्टेट। तीसरी अभिक्रिया ले रहा हूँ मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, O2 गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस स्टेट, और क्या बनेगा? 2CO, यानी 2CO2, और ये भी है गैसियस स्टेट। ठीक है, अब देखो वही बात, हम इनके लिए डेल एस का मान देखते हैं पहले। देखो, ये तो ठोस अवस्था में है और ये गैस अवस्था में है, इसका 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, यानी यहाँ पर तो अपन क्या कहेंगे? यहाँ पर तो अपन क्या कहेंगे कि डेल एस नोट का मान लगभग क्या है? 0, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं हुआ। जितनी एंट्रोपी अभिक्रिया से पहले थी उतनी एंट्रोपी अभिक्रिया के बाद में, तो एंट्रोपी में परिवर्तन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डेल जी नोट का मान क्या है? स्थिर। डेल जी नोट का मान क्या है? स्थिर। अब बात करते हैं इसकी। ये तो ठोस अवस्था में, इसकी एंट्रोपी तो नगण्य है, और ये O2 का 1 मोल है, यानी इसकी एंट्रोपी है गैस अवस्था में है, और क्या बन रहे हैं? 2CO, यानी ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, यानी अभिक्रिया से पहले एंट्रोपी अभिक्रिया के बाद में एंट्रोपी से कम है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि अभिक्रिया से पहले एंट्रोपी कम है और अभिक्रिया के बाद में एंट्रोपी क्या है? बढ़ गई। यानी अपन कहेंगे कि यहाँ पर डेल एस नोट का मान क्या है? धनात्मक। अब डेल एस नोट का मान धनात्मक है तो इसका मतलब डेल जी नोट का मान क्या आएगा? ऋणात्मक। अरे भाई, इस समीकरण को आप ध्यान में रखो, डेल जी नोट इक्वल टू डेल एच नोट माइनस टी डेल एस नोट। तो देखो, हमने क्या कहा कि एंट्रोपी बढ़ गई, बढ़ी, इसका मतलब डेल एस का मान क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, तो डेल जी नोट का मान हमारे पास क्या आया? नेगेटिव। यही तो कहा है मैंने। अब बात करते हैं इसकी। 2 मोल 1 मोल, तीनों मोल किसमें? गैसीय अवस्था में। यहाँ पर देखो 2 मोल CO2 के हैं और ये भी गैस अवस्था में, यानी अपन क्या कहेंगे कि अभिक्रिया से पहले एंट्रोपी अधिक है और अभिक्रिया के बाद में एंट्रोपी घट गई। यानी यहाँ पर क्या है? यहाँ पे डेल एस नोट का मान क्या है? नेगेटिव। अब डेल एस नोट का मान नेगेटिव है, यहाँ पर हम नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ओवरऑल डेल जी नोट का मान क्या आएगा हमारे पास?
पॉजिटिव। अब हम इनके लिए इजीली एलिंगम आरेख बना सकते हैं। देखो अब बना रहा हूँ मैं एलिंगम आरेख, ध्यान से आप समझेंगे। इधर तो वही क्या है, O2 की डेल जी नोट, O2 की डेल जी नोट, यहाँ पे ले लूँ मैं -1000, यहाँ पे -800, यहाँ पे -600 और यहाँ पे -500, 500 नहीं 400 और यहाँ पे -200। इधर बात करें तो इधर हमारा तापमान है 500 केल्विन, ये है 1000 केल्विन, ये है 1500 केल्विन और ये है 2000 केल्विन। यानी इधर तो है हमारा तापमान, ठीक है। इधर क्या है, इधर मैं लिख दूं O2 की डेल जी नोट और किस में है, किलो जूल पर मोल। इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखो इस अभिक्रिया के लिए डेल जी का मान क्या रहा है, डेल जी नोट का मान स्थिर आ रहा है, यानी इसके लिए तो आएगा आरेख ये। अभिक्रिया लिख दो आप C+O2 यानी CO2। बात करते हैं इसकी, इसके लिए डेल जी नोट का मान क्या रहा है, ऋणात्मक। इसका मतलब आरेख आएगा इस प्रकार। अभिक्रिया क्या है, 2C+O2 और क्या बन रहा है 2CO। बात करते हैं इसके लिए, इसके लिए डेल जी नोट का मान क्या रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब आरेख जाएगा ऊपर की तरफ। और अभिक्रिया क्या है 2CO प्लस O2 और 2CO2। कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा प्रतिच्छेद बिंदु, यानी ये ताप है लगभग 983 केल्विन। प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये हमने कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड की अपचायक प्रवृत्ति देख ली। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों अभिक्रियाएं हैं कार्बन के लिए। बस देखना क्या है आपको ये देखना है, आपको मेन फोकस डेल एस नोट के मान पे करना है कि डेल एस नोट का मान बढ़ रहा है या घट रहा है। डेल एस नोट का मान देखकर आप इस समीकरण में आओगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण में। इससे आप देख लोगे कि डेल जी नोट का मान धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर डेल जी नोट का मान ऋणात्मक है तो आरेख आएगा नीचे की तरफ, और अगर डेल जी नोट का मान क्या धनात्मक तो आरेख जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये हमारा आरेख हो गया कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड की अपचायक प्रकृति के लिए। तो इस आज के वीडियो में हमने अध्ययन किया, एक तो एलिंगम आरेख की सहायता से हेमेटाइट के अपचयन की व्याख्या की हमने, और एक हमने कार्बन यानी कोक व कार्बन मोनोऑक्साइड की अपचायक प्रवृत्ति का अध्ययन किया। तो इस आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।